हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा है डेली करेंट अफेयर 6 AM, यानी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, ए 1928, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2 1931, ऑप्शन 3 1930 या फिर ऑप्शन नंबर 4 1922। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 1930 में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा 1930। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 350, 2 600, 3 500 या फिर 750। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ 500। राज्य सरकार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है कितनी? तो 500, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त या फिर 3 रामगुप्त या ऑप्शन नंबर 4 कुमारगुप्त। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या है, कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर या फिर बर्दवान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ कासिम बाजार, इसका सही आंसर है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। दीव एक द्वीप है। ऑप्शन देखिएगा, दमन से हटकर, 2 गोवा से हटकर या गुजरात से हटकर या फिर महाराष्ट्र से हटकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दीव एक द्वीप है गुजरात से हटकर, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या फिर अरल सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरल सागर, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो अरल सागर, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कृष्णा, 2 गोदावरी, 3 कावेरी या फिर महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ कावेरी, याद रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी के, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 चंद्रशेखर आजाद, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 भगत सिंह या फिर इकबाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9 किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह ने। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9 क्या कहता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है कितनी स्थान पर? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर 5वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चौथे स्थान पर है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति 4th स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है। ऑप्शन देखिएगा, डच KLM, ऑप्शन 2 एयर कनाडा, ऑप्शन 3 क्वांटस एयरवेज या फिर ऑप्शन नंबर 4 एयर सहारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डच KLS, जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11।
नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बोरोन, भारी पानी, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, बोरोन। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कहता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नियंत्रण विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन 2 अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, या ऑप्शन 3 नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, या ऑप्शन नंबर 4 अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि ऑप्शन देखिएगा, 1 यह सूर्य के निकटतम है, 2 इसमें अवशोषित कण है, या ऑप्शन 3 यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, या ऑप्शन नंबर 4 इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14 क्या कहता है? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 वर्णमंडल, 2 प्रकाश मंडल, या 3 क्रीट कोरोना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्थल मंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 क्रीट, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 15। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन 3 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 इंडियन एयरलाइन एंड स्टील कंपनी ली बर्नपुर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, कलकत्ता। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 इलायची में, 2 दालचीनी में, 3 लौंग में, या फिर केसर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, लौंग में। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किया जाता है, कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में लौंग में किया जाता है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17 क्या कहता है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन देख लीजिए, 1 कंकाल, 2 तंत्रिका, 3 संयोजी, या 4 जनन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, तंत्रिका। कहा गया कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18 क्या कहता है? डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 माता पिता, 2 बलात्कारी, 3 चोर, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, उपयुक्त सभी। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किस पहचान के लिए किया जाता है? तो इन सभी के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है कितना? ऑप्शन देखिएगा, 1 80 से 120 मिलीग्राम परसेंट, ऑप्शन 2 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत, या ऑप्शन 3 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। ऑप्शन नंबर 4 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी नियत तापी प्राणी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 व्हेल, 2 व्हेल शार्क, 3 एलाइटीज, या ऑप्शन नंबर 4 ड्रैको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, व्हेल आपका सही आंसर है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिए। और अगर आप आज पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब क्यों सब्सक्राइब करोगे, ध्यान से सुनिए। डेली सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्लास में जो सारे क्वेश्चन होते हैं ये सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं।
हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कैसे करना है नहीं आता है अगर तो ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आपको एक ऐसा घंटा दिखेगा, देख लो आप स्क्रीन पे, मैं दिखा रही हूँ, ऐसा घंटा दिखेगा। उस घंटे को आप प्रेस कर दोगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हर रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस को मिस मत कीजिएगा, तैयारी जोरदार होती रहेगी। सवाल नंबर 21 क्या कहता है कि शब्दनी किसमें वाक्यंत्र है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 उभयचर, 2 सरीसृप, 3 पक्षी या 4 अस्तनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ पक्षी, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है क्या? बायोम, 2 जलमंडल, 3 स्थलमंडल या फिर जीवमंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ बायोम, याद रखना है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है बायोम, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितने प्रतिशत? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 10%, 2 1%, 3 0.1% या फिर ऑप्शन नंबर 4 0.01%। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 0.1%, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24, पराध्वनिक जेट प्रदूषक पैदा करता है पतला करके। ऑप्शन देखिएगा, 1 O3 परत को, ऑप्शन 2 O2 परत को, ऑप्शन 3 SO2 परत को या फिर CO2 परत को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 O3 परत को। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किसको? तो O3 परत को, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 25, OTEC का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? अब ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन 2 ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर ऑप्शन नंबर 3 ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वेंशन या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। इसका सही आंसर क्या होगा कि OTEC का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, याद रखना है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन होता है OTEC का पूरा नाम, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 26 क्या कहता है, 2011 से 12 के रेलवे बजट के अनुसार पुरुषों के लिए वरिष्ठ नागरिक छूट बढ़ा दी गई, कितने से कितने प्रतिशत? ऑप्शन देखिएगा, 25% से 30% तक या फिर 30% से 40% तक या फिर 40% से 50% तक या ऑप्शन नंबर डी 30% से 50% तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ 2011 से 12 के रेलवे बजट के अनुसार पुरुषों के लिए वरिष्ठ नागरिक छूट बढ़ा दी गई है, कितने प्रतिशत तक? तो 30% से 40% तक, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 27, 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले भयंकर भूकंप एवं सुनामी ने देश के मुख्य द्वीप होन्शु को हिला दिया, लगभग कितना फीट? ऑप्शन देखिएगा, 1 2 फीट, 2 3 फीट, ऑप्शन 3 5 फीट या फिर 8 फीट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 फीट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, 8 फीट, याद रखना है। 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले भयंकर भूकंप एवं सुनामी ने देश के मुख्य द्वीप होन्शु को हिला दिया 8 फीट तक, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 28, डाई के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त
एकक है? ऑप्शन देखिएगा 1 मेगाहर्ट्ज, 2 समप्रतिक प्रति सेकेंड, या ऑप्शन 3 बिट प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर 4 नैनो सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिट प्रति सेकेंड, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और हाँ, अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, और अगर आपको ग्रुप ऑफ 7 जो कि G7 है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर इसरो की वीडियो देखनी है, या फिर और भी वंदे भारत मिशन और कोरोना की कुछ भी, तो मैं प्लेलिस्ट में डाल रखी हूँ वीडियो, आप जाकर देख सकते हो। मैंने सारी वीडियो बना रखी है, आप जाकर डिटेल में देख सकते हो। ओके, तो देखिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ऑप्शन देखिएगा 1 संलयन अभिक्रिया, 2 विखंडन अभिक्रिया, 3 रासायनिक अभिक्रिया, या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विखंडन अभिक्रिया, याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा 1 पायरेक्स कांच, 2 फ्लिंट कांच, 3 क्वार्ट्ज कांच, या फिर रेसा कांच। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेसा कांच, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कहा गया क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का, याद रखना है। किस प्रकार के कांच का? रेसा कांच का, याद रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को उतना शेयर करो, खास करके उन लोगों तक प्लीज़ जरूर पहुंचा दीजिए वीडियो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं हर रोज बोलती हूँ सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड। इसलिए ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी और कुछ नहीं होता। तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक प्लीज़, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कितना अच्छा लगता है आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।